हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से, और उसमें हम आपको सेल के बारे में बता रहे थे। सेल चैप्टर हम शुरू कर चुके थे और सेल के बहुत सारे अंगों के बारे में बता चुके थे। और हम पिछले क्लास में आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बताए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपको पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये एसटीडी मटेरियल है, मतलब इसका जो पीडीएफ है, आपको उसी में मिलने वाला है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। वैसे आप कोशिश करिएगा कि जो पीडीएफ है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो चलिए, हम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता रहे थे, और उसमें हम आपको बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, स्मूथ और रफ। इन दोनों के बारे में आपको समझा चुके थे पिछले वीडियो में। अभी हम आपको राइबोसोम के बारे में बताने के लिए बोले थे। तो राइबोसोम क्या होता है? तो आपको तो पता है कि राइबोसोम का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस से वो निकलकर बाहर की तरफ जाता है। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, आलू के चिप्स का निर्माण होता है, तो वो निकल कर क्या होता है, फैक्ट्री से बाहर आता है। समझ में आया? उसी तरह से क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। और केंद्रक में से राइबोसोम निकल कर बाहर आता है। तो बाहर आता है तो वहाँ बाहर बैठा रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को अपने आप में चिपका लेता है। क्या करता है? अपने आप में चिपका लेता है। तो जो केंद्रक के नज़दीक वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से राइबोसोम चिपक जाएगा। इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, तो रफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से दूर है वहाँ तक राइबोसोम आ ही नहीं पाता है, तो वो चिकना का चिकना ही रह जाता है, उस पर कुछ चिपकेगा ही नहीं, तो उसे हम खुरदुरा क्यों बोले। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या हो जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के बारे में बता दिए थे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो फैट का निर्माण करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, हम आपको राइबोसोम के बारे में अब अच्छे से थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। देखिए, राइबोसोम को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में बांटेंगे। राइबोसोम को दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा 70S, क्या होगा 70S, और दूसरा होगा 80S। अब ये होता क्या है, 70S 80S आपके ऊपर से निकल गया होगा। इसको हम थोड़ा बेसिक से समझाते हैं। कैसे? पूरा बेसिक से समझाते हैं। इसके लिए एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, इस पर आपको हम इसको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं कि 80S और 70S राइबोसोम होता क्या है। देखिए, जो वैज्ञानिक थे, क्या हुआ, वैज्ञानिक थे, वो एक परखनली लिए। परखनली जानते हैं ना, ऐसे होता है। परखनली में क्या किए, वो अपना द्रव्य भर दिए। क्या भर दिए? द्रव्य भर दिए। और द्रव्य भर कर इसमें क्या किए, राइबोसोम लिए। राइबोसोम लिए तो दो तरह का राइबोसोम लिए। वो केवल राइबोसोम लिए और इसमें क्या किए, राइबोसोम को डाले। जब जल में राइबोसोम को डालें तो उसमें क्या हुआ, कुछ राइबोसोम ऊपर तैरने लगे, कुछ राइबोसोम ऊपर तैरने लगे, और कुछ राइबोसोम नीचे जाकर बैठ गए। कहाँ पे? नीचे जाकर बैठ गए। इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। कुछ राइबोसोम ऊपर रह गए और कुछ राइबोसोम नीचे तल्ली में जाकर बैठ गए। जो परखनली था उसके तल्ली में जाकर बैठ गए। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं इसे। तो इसमें जो ऊपर रह गए, क्या, जो ऊपर तैरने लगे, उसे हम लोग 70S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और जो नीचे जाकर बैठ गए उसे हम 80S कहते हैं। क्या कहते हैं? 80S कहते हैं, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 70 और 80S समझ में आया? क्या किए, देखिए, अब आपको हम राइबोसोम के बारे में थोड़ा और डिटेल से ले सकते थे। यहाँ तक तो समझ में आ गया 70S और 80S क्या होता है। वैज्ञानिकों ने परखनली में क्या डाला, राइबोसोम डाला, और राइबोसोम में क्या कुछ राइबोसोम नीचे तल्ली में जाकर बैठ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, 80S। और कुछ राइबोसोम कहाँ पे रह गए, ऊपर ही रह गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, 70S कहते हैं। क्या कहते हैं? 70S कहते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं राइबोसोम को और डिटेल से जानते हैं कि आखिर ये राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, इनको क्यों इस तरह से बांटा गया। तो देखिए, जो 70S है और जो 80S है, दो प्रकार के जीव होते हैं। जंतु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में भी क्या है, मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है,
और पादप भी क्या है, पादप वनस्पति विज्ञान में आ जाता है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। आप कहिएगा अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई दे, किससे, जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई दे उसे यूकैरियोटिक, क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। और जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई न दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। चलिए अब हम आपको पूरा अच्छे से एक बार फिर क्लियर करके बताते हैं। देखिए कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में बनता है राइबोसोम, और राइबोसोम में क्या बनता है, राइबोसोम। राइबोसोम जब बाहर निकल कर आता है तो उसे कौन अपने में चिपका लेता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर राइबोसोम चिपक जाते हैं उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर नहीं चिपकते हैं उसे स्मूथ राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और उसके बाद से राइबोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम देखिए कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग, क्वेश्चन पूछे कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन होगा, राइबोसोम होगा। कौन होगा, राइबोसोम होगा। जैसे पूछ दे मनुष्य के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, तो स्टेप्स होता है जो कान में पाया जाता है, पता होगा आपको। नहीं पता है तो आपको पढ़ाएंगे जब हड्डी के बारे में, तो वहाँ पे बता देंगे कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाया जाता है, इन सब के बारे में। तो इसी प्रकार कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग जो होगा वो क्या होगा, राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। देखिए आपको सीधा मतलब समझिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा था तो उसे हम ऊर्जा गृह कहते, पावर हाउस कहे थे। तो जब राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है तो क्या हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन हाउस नहीं कह सकते हैं, अवश्य कह सकते हैं। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, आपको बता चुके हैं। 70S और 80S आपको बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं। 70S क्या होता है, भारी होता है। क्या होता है, 70 हल्का होता है। 70S क्या होता है, हल्का होता है, और 80S भारी होता है। अब देखिए जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, 70S कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जीव कौन होते हैं, एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई न दे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। अमीबा आपको नग्न आँखों से दिखाई देगा, नहीं देगा। पैरामीशियम नहीं देगा, यूग्लिना नहीं दिखाई देगा। ये सब प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं। क्या है, प्रोकैरियोटिक। वायरस को जीव की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको, वायरस को। लेकिन बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार का जीव है, और वो कौन सा जीव होगा, प्रोकैरियोटिक जीव होगा। तो एक बात बताइए, प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S या 80S। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन पाया जाएगा, जो हल्का हो। क्या हो, जो हल्का हो, क्योंकि जो बड़ा राइबोसोम है वो बड़े जीवों में पाया जाएगा, जो छोटा राइबोसोम है वो छोटे जीवों में पाया जाएगा। और छोटे जीवों में उतने छोटे जीव हैं जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई ना दें, तो उसमें क्या होगा, 70S होगा। 80S जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई दे दें, उन सभी जीवों में क्या पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। चलिए बैक्टीरिया एक पादप है और पीपल का वृक्ष भी एक प्रकार का क्या है, एक पादप है। बताइए बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम होगा, बैक्टीरिया आपको नग्न आँखों से दिखाई देता है, नहीं देता है, तो कौन सा होगा, 70S। और पीपल का पेड़ किसको नहीं दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, तो उसमें कौन सा होगा, 80S राइबोसोम। तो जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई दे उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 80S। कौन सा, 80S। और जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई दे उसमें कौन सा पाया जाएगा, 80S। और जो दिखाई न दे उसमें कौन सा पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। तो 70S और 80S राइबोसोम के बारे में आप समझ गए। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, फैक्ट्री, किसका फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। 70S राइबोसोम जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई न दे, 70S जो दिखाई दें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक याद करने का ट्रिक, यू 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 मतलब आप, मतलब जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, जिनको भी आप देख पा रहे हैं, मुझे तो आप नहीं देख पा रहे होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में क्या नहीं पाया जाता है, 70S नहीं, मुझ में भी क्या है, 80S, क्योंकि ह्यूमन हम, मैं भी क्या हूँ, ह्यूमन हूँ।
तो ह्यूमन में कौन सा पाया जाएगा, एटीएस पाया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन तो क्या आपकी आंखों से दिखाई देंगे। तो यू 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 मतलब आप, जितने भी लोग, आपके जितने भी जीव जंतु आपके नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं, उन सभी में कौन सा राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम। और जिसमें नहीं एटीएस नहीं पाया जाता है, मतलब जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनमें क्या होगा, 70S राइबोसोम होगा। बस यही 2 प्रकार का राइबोसोम होता है। समझ में आ गया राइबोसोम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बताइए, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, परिवहन का कार्य करता है, यातायात में सहायक होता है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस की तरह क्या करते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसको, गोल्जी बॉडी को। समझ में आया। चलिए बताइए, एटीपी का निर्माण कौन करता है, फटाफट। एटीपी का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनाया जाता है, कितना, 38 एटीपी। कितना, 38 एटीपी मिलाकर कितना, एक ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला पूछ दिया जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला हम आपको बता देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। चलिए, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। समझ में आया। कार्बन कितना होता है, 6 गो। हाइड्रोजन कितना होता है, 12 गो। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 गो। समझ में आया। पूछ देता है कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है, अनुपात पूछ देता है, कितने अनुपात में पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। पूछ देता है क्या, कितने अनुपात में पाए जाते हैं। तो अनुपात आप निकाल लीजिए, कितना है, 6, 12, 6 काटिए तो ये हो जाएगा 1, 2 और 1। तो कितना अनुपात में पाया जाएगा, 1:2:1। समझ में आया। तो ग्लूकोज का निर्माण करता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस माध्यम से, क्रैब साइकिल चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल, क्रैब साइकिल चलता है। बताइए, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी, माइकोप्लाज्मा। बात सब समझ में आया है। पिछले वीडियो में ये सब आपको बता चुके हैं, उसी में से सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछले क्लास का क्वेश्चन है ये सब। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। आपको अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कोशिका के अंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।